तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन देखिए नवरात्रि सेल भी लगी हुई है मार्केट में, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। निफ्टी की बात करें, देखिए 300 पॉइंट्स की गिरावट, 1.70% की करेक्शन, और एज एक्सपेक्टेड कल हमने बात भी करी थी कि आज मार्केट गिरेगा, तो हमको यहाँ पर इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। और कल के दिन में मैंने एक वीडियो आपके साथ यहाँ पर शेयर किया था, ये वाला वीडियो, जहाँ पर मैंने 10 स्टॉक्स आपके साथ साझा किए थे। तो आई होप यहाँ पर आप बाइंग कर रहे होंगे। देखिए थोड़ी सी विडंबना ये है कि मंथ एंड चल रहा है तो पैसे थोड़े कम है। मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हूँ कि यार पैसा नहीं है, मार्केट में सेल लगी है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितना भी है थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीद लिया है, तो मुझे लगता है एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक आपको भी यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी दोस्तों सिर्फ एक्यूमुलेशन पे फोकस कीजिए। जी हाँ, तो देखिए लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्यूमुलेशन पे फोकस कीजिए। अभी आप मत सोचिए कि आज मैंने यहाँ पर अभी 50,000 रुपये लगा दिए, 30,000 रुपये लगा दिए तो रिटर्न बन जाएगा। रिटर्न नहीं बनेगा। रिटर्न पे फोकस मत कीजिए, एक्यूमुलेशन पे फोकस कीजिए। लॉन्ग टर्म में ये एक्यूमुलेशन जो हम कर रहे हैं ना, इसी की ज़बरदस्त कंपाउंडिंग हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी पता नहीं है कहाँ बॉटम बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। हमको एज ए निवेशक धीरे धीरे यहाँ पर अपना पैसा डिप्लॉय करना है। तो क्वालिटी फ्रेंचाइजीज में मुझे लगता है अभी आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छे नज़र आते हैं और मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं। मार्केट की इस करेक्शन में प्राइस जरूर करेक्ट हुआ है इनका, लेकिन बिजनेस अभी भी उतना ही मजबूत यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कौन सी स्टॉक्स हैं, चलिए हम यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर दोस्तों दीपक नाइट्राइट, वन एंड ओनली दीपक नाइट्राइट। बिजनेस की बात करें, बहुत ही रोबस्ट बिजनेस मॉडल है, गजब का मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूशन गजब का है इन मैनेजमेंट के पास। कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ दोनों पे ही यहाँ पर ये खरी उतरती है कंपनी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है। चाइना प्लस वन का जो एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर हमको केमिकल सेक्टर होता हुआ देखने को मिलेगा, और इसमें भी जो अच्छी कंपनीज हैं। तो दीपक नाइट्राइट डेफिनेटली, अभी मैं बात करूँ तो आज के दिन करीब करीब 4% की गिरावट हुई है। ऑलमोस्ट अपने 200 और 50 डे मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा सपोर्ट है इस लेवल पे। वैल्यूशन भी यहाँ पर डिसेंट है दीपक नाइट्राइट के। तो आप एक्यूमुलेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, क्योंकि किसी को बॉटम नहीं पता। यहाँ से हो सकता है मार्केट 10% और गिर जाए, लेकिन आने वाले 2 से 3 सालों में, 1 से 1.5 सालों में शायद यहाँ पर मार्केट नहा रहे। हो सकता है मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहे, कंसोलिडेशन में जाए, लेकिन आपको रखना है लंबे समय का नज़रिया। तो लॉन्ग टर्म निवेशक का जैसा अप्रोच रखना है, यहाँ पर प्राइस को मत देखिए। प्राइस जरूर करेक्ट हो रहा है, लेकिन बिजनेस पे आपको ध्यान देना है कि बिजनेस यहाँ से कैसा कर रहा है। तो दीपक नाइट्राइट डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पर गजब का केपेक्स ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी तो बजाज फाइनेंस, कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के दिन करीब करीब 4% की गिरावट है। ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है। काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेशन में ही है, तो इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ तो आनी ही आनी है। इट इज़ एविडेंट, ये एविडेंट है कि फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो करेगा तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इकोनॉमी तो ग्रो होनी ही होनी है। तो यहाँ पर जो लीडिंग एनबीएफसीज हैं, लीडिंग यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका तो ग्रो होना दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि मान के चलिए, वो तो एविडेंट है कि वो ग्रो होंगे ही होंगे। और यहाँ पर लोन्स की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाली इंडिया जैसी कंट्री में। और कंज्यूमर लोन्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक 80% का मार्केट शेयर बजाज फाइनेंस का ही है, और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त फिनटेक प्ले भी ये हो सकता है। तो आप इसको भी एक्यूमुलेट करते रहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। ब्लू चिप कंपनी है डेफिनेटली। अब यहाँ पर शायद 30% ग्रोथ ना आए, लेकिन मुझे लगता है अभी भी 18-20% ग्रोथ आ सकती है आगे आने वाले कुछ सालों तक। तो बजाज फाइनेंस को भी एक्यूमुलेट कीजिए करंट मार्केट प्राइस पे। नेक्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया। कल भी इसको मैंने कवर किया था, एक बार फिर से मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन यहाँ पर आप देखिए तो करीब 6% की भारी गिरावट हुई है। तो इस गिरावट का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो इसका ट्रेंड देखूँ तो पॉजिटिव ही नज़र आता है। मतलब डाउन ट्रेंड में स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बनी हुई है। नीचे इस तरह पे आप देखिएगा तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है कंसोलिडेशन जोन में, और ये गिरावट पे आप बाय कर सकते हैं इसको करंट मार्केट प्राइस पे। हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो जाए, ये स्टॉक आ जाए करीब करीब 1100 के आसपास आ जाए, तो आप यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। बात करें बिजनेस की, तो आपको पता है कि 50% CAGR से ही कंपनी ग्रो हो रही है। और जो मैं एडवर्टीजमेंट सेक्टर की बात करूं, ये तो डेफिनेटली ग्रो होगा। डिजिटल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो हर कंपनी, हर छोटी एसएमई जो एमएसएमईज कंपनीज हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, अपने आप को डिजिटली लेके जा रही है, ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बढ़ा रही है। तो लगातार आप देखिएगा कि हमको ये ट्रेंड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, स्पेशली इन इमर्जिंग कंट्रीज़। और एफएल इंडिया इमर्जिंग कंट्रीज़ को केटर करता है, गजब का इसके पास पेटेंटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, हमको देखने को मिलती है। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 21% की करेक्शन पे अभी भी हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी है वन एंड ओनली SRF।
बहुत ही गजब की फंडामेंटली कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और ऊपरी स्तरों से अभी इसमें करेक्शन आ रही है, अच्छी बात है। करेक्शन आ रही है तो बाय करने का मौका मिल रहा है, तो धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अपने एक सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड करें। यहाँ पर देखिएगा अच्छा खासा इसका जो है सपोर्ट था, यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। इसका जो है यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, तो बड़ा अच्छा खासा डिमांड सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर डिमांड आ सकती है, यहाँ से बाइंग हो सकती है क्योंकि कंपनी अच्छी है। कंपनी बात करें तो गजब की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। कहीं ना कहीं चाइना प्लस वन का दोस्तों ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। गजब का आई थिंक 3,000 करोड़ के आसपास तो इसने सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में ही केपेक्स अनाउंस किया है, तो डिमांड बहुत शानदार है। और एसआरएफ जैसी कंपनी यहाँ पर निफ्टी 50 का पार्ट बनने के लायक कंपनी है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं लमसम लगाना है, धीरे धीरे ऐड कीजिए क्योंकि वैल्यूशन अभी थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे फेयर वैल्यूशन पे स्टॉक हमको आता हुआ देखने को मिला। अगर और गिरता है तो ये करीब आपको 2300 तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी तो एक और यहाँ पर गजब की एग्रोकेमिकल सेक्टर की लीडिंग कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज। आज के दिन करीब करीब यहाँ पर 2% की गिरावट हुई है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग स्ट्रेंथ बनी हुई है। देखिए जिस प्रकार की कैंडल है, तो यहाँ पर बाइंग बायर्स भी एक्टिव है, और आप देखिए यहाँ पर जो है मार्केट की गिरावट की वजह से थोड़े से सेलिंग भी हुई है। तो ये स्टॉक भी अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, इसको भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। चाइना प्लस वन की जो एक थीम है, एग्रो जो थीम है यहाँ पर, एग्रो एक्सपोर्ट की अगर थीम में बात करूं तो पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर बेनिफिशियरी हो सकता है। साथ ही साथ सीएसएम की मैं बात करूं तो सीएसएम जो बड़े इनोवेटर्स हैं, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग की जो इसके पास एक्सपर्टीज़ है, कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, और ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर जो है सीएसएम करता है, तो ये एक अपने आप में एडवांटेज है इसके पास। तो यहाँ पर 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एज पर दी मैनेजमेंट, तो इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। आगे की ग्रोथ भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आगे किस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी। बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, सिर्फ ये स्टॉक का प्राइस का करेक्शन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन, तो ये इसीलिए आपको प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रही है, वरना बिजनेस में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये सोचिए एज ए बिजनेसमैन, सोचिए दोस्तों आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके बिजनेस में आपको पता है कि बाहर आप मान लीजिए क्या, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस में क्या कोई लोन नहीं लेगा? जिसको टीवी लेना है वो तो लेगा ही, जिसको मोबाइल लेना है वो तो लेगा ही। वो ये थोड़ी देखा कि स्टॉक मार्केट में बजाज फाइनेंस का स्टॉक गिर गया तो यहाँ पर लोन नहीं लेंगे। मैं जो मैनेजमेंट है वो ये सोचेगा कि हमारा प्राइस गिर गया, स्टॉक का प्राइस गिर गया, तो हम यहाँ पर जो है अपने लोन देने बंद कर देंगे। वो तो जितनी डिमांड आएगी उतना ज़्यादा यहाँ पर उस चीज़ को केटर करेंगे। तो ऐसे थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, स्टॉक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, एक्यूमुलेशन जारी रखिए। नेक्स्ट कंपनी है उसमें यहाँ पर जुबिलेंट फूड वर्क्स। क्यूएसआर सेक्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 25% ग्रोथ क्यूएसआर सेक्टर में आएगी। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर कंजम्पशन हमको बेसिकली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो ये कंपनीज भी ग्रो होंगी। एक अच्छे खासे चैनल पैटर्न को ये स्टॉक फॉलो कर रहा था, और आज उसी चैनल के यहाँ पर नीचे उसी चैनल का नीचे का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, नीचे से बाइंग होती हुई नजर आ रही है। करीब करीब 6% की गिरावट हुई थी, अभी 5-6% की, लेकिन अभी 3.5% गिरावट रह चुकी है। तो मार्केट में हो सकता है डे एंड पे थोड़ी रिकवरी आ जाए, तो ऐसी कंपनीज में भी आपको रिकवरी आती हुई देखने को मिलेगी। जुबिलेंट फूड जो है फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, सेक्टर काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, लीडिंग कंपनी है, पिज्ज़ा सेगमेंट मार्केट लीडर कंपनी है। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे सेगमेंट में भी कंपनी अच्छा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पर एफिशिएंट है, उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कई सालों का। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन पे है और अच्छे लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर सफायर या फिर देवयानी को भी कंसिडर कर सकते हैं, इनका भी भविष्य अच्छा नज़र आता है। नेक्स्ट कंपनी है उसमें यहाँ पर डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट। क्या इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है? क्या मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है डीमार्ट? आप जाके देखिएगा डीमार्ट में, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, दिवाली आने वाली है, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, और ये स्टॉक ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है अपने सपोर्ट के आसपास, तो इसको भी बाय कीजिए धीरे धीरे, एक एक क्वांटिटी, दो दो क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा शुरू में, एक्यूमुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, रिटर्न मत देखिए कि रिटर्न यहाँ पर बन रहा है नहीं बन रहा। लॉन्ग टर्म निवेशक, एक्यूमुलेशन कीजिए, क्वांटिटी बढ़ाइए, अपने जो है यूनिट्स को बढ़ाइए। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो लास्ट में आपको इतना बड़ा यहाँ पर एक इकट्ठा अमाउंट क्वालिटी या क्वांटिटी मिलेगी, जब वो स्टॉक भागेगा ना तो आपको वहाँ पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो ये सोचिए कि बॉटम नहीं पता, बॉटम हो सकता है यहाँ से और नीचे 10-15-20% बढ़े, तो वहाँ पर भी एक्यूमुलेट कीजिए, और जब आप नीचे भी एक्यूमुलेट करेंगे, यहाँ पर भी एक्यूमुलेट करेंगे, तो आपका एवरेज इधर कहीं आएगा। तो यहाँ से फिर जब स्टॉक यहाँ भागेगा तो आप समझिए
कि क्या गजब के CAGR बनने वाले हैं। तो इस कंपनी को भी बाय करते रहिए। रिटेल सेगमेंट तो ग्रो होगा ही होगा और डीमार्ट जैसी कंपनीज तो ग्रो होना ही है बिकॉज मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। एस्ट्रल लिमिटेड, इसके लिए भी कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है इंट्रोडक्शन की, अच्छे खासे सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है। आप देखिए क्या गजब का यहाँ पर जो है किसका सपोर्ट है, ये वाला। इस सपोर्ट पे बाय कीजिए। इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, इंफ्रा की यहाँ पर जो थीम है उसके लिए प्रॉक्सी है। साथ ही साथ पाइप सेगमेंट की मार्केट लीडर कंपनी है और इसकी डिमांड भी 13 to 14% CAGR से इस इंडस्ट्री लेवल पे हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो आप इंडस्ट्री लेवल अगर डिमांड देखें उसके हिसाब से अगर इस कंपनी की ग्रोथ देखें तो मुझे लगता है ये भी 18% CAGR से आगे ग्रो हो सकती है। तो इसको भी बाय कीजिए करंट मार्केट प्राइस पर और डेफिनेटली प्रिंस पाइप को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही में APL अपोलो ट्यूब्स या APL अपोलो पाइप्स को भी आप देख सकते हैं, वो भी हाई ग्रोथ सेगमेंट में अच्छे ग्रुप की, अपोलो ग्रुप की कंपनीज हैं, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी तो एक और फाइनेंशियल सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर ज़बरदस्त बैंक ICICI बैंक, डेफिनेटली HDFC बैंक, कोटक बैंक भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर चाहिए तो वो ICICI बैंक में नज़र आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि देखिए तीनों ही बैंक अच्छे हैं, ऊपर के चारों बैंक अच्छे हैं, PSU में SBI ठीक है, लेकिन मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा करेंगे, ये ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने वाले हैं भविष्य में। तो अच्छे खासे सपोर्ट पे ICICI बैंक आ चुका है, अच्छा खासा ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद थोड़ा करेक्शन आई है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पर अच्छा करता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये लोन देते हैं, ठीक है, बैंक जो लोन देते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे देते हैं, और जो यहाँ पर इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो यहाँ पर कम ही रहता है। तो एक ही जो स्प्रेड मिलता है इनको, इसकी वजह से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते हैं। तो आप समझिएगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जो कि अच्छी बात है। तो आप इनको बाय करके चल सकते हैं। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर तो ग्रो होगा ही होगा, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ग्रो होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपिटल मार्केट सेगमेंट की शानदार कंपनी CDSL, अच्छी खासी गिरावट हुई है आज के दिन 4% के आसपास। एक अच्छे खासे सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ तो आनी ही आनी है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो एक बहुत बड़ी मेगा थीम है ये चलती रहेगी, और कैपिटल मार्केट्स में पैसा आएगा थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू डायरेक्ट इक्विटी, या फिर किसी भी रूट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में पैसा तो आना ही आना है। आप समझिए आज 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है, आगे आने वाले सालों में 20 करोड़ भी होंगे, 30 करोड़ भी होंगे। जितने बैंक अकाउंट है हमारे पास, उस हिसाब से जो है अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है इस सेगमेंट में। तो CDSL NSE का भी IPO आएगा, उसमें तो डेफिनेटली हम भी अप्लाई करेंगे और लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे। BSE है, म्यूचुअल फंड में कैम्स है, इन पे आप कंपनीज पे फोकस करिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है दोस्तों कंपनी जिनको आप आज की इस गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन पे भरोसा जो है फोकस कीजिए, रिटर्न पे अभी फोकस मत कीजिए। हो सकता है 1-2 साल रिटर्न ना बने, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर मार्केट भागेगा 6 महीने में पूरा पूरा आपको रिटर्न कमा के वो दे देगा। क्योंकि होता है मार्केट में 365 दिन होते हैं, जिसमें से मार्केट सैटरडे संडे हटा के मान लीजिए 250 दिन खुलता है, जिसमें से 200 दिन आप मान लीजिए मार्केट नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन 50 दिन ऐसे होंगे जब मार्केट पूरा 1-2 साल का पूरा रिटर्न बना के दे देगा। तो इसलिए मार्केट में बने रहना ज़रूरी है, टाइमिंग नहीं करनी है। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि मार्केट से भी निकल जाएं फिर बाद में बाय कर लेंगे, तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम कर पाना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं खुद मार्केट में 5-6 सालों से हूँ। मैं पहले शुरू में कोशिश किया करता था, 2-3 साल मैंने कोशिश करी, नहीं हुआ। FNO में ट्राई किया, इंट्राडे किया, नहीं हुआ। तो इसलिए दोस्तों इन्वेस्टिंग, मुझे देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि हर कोई अपने अपने फील्ड में जो है बहुत ही माहिर होता है। FNO में भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, इंट्राडे भी दिग्गज बैठे हैं, लेकिन एज ए रिटेल निवेशक आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में आपको 5 से साल से ज़्यादा देने पड़ेंगे, तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा किस तरीके से मार्केट काम करता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक सबसे अच्छी यहाँ पर एक रणनीति यही एक्यूमुलेट कीजिए। वेल्थ की बनने की पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में 90% रहती है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो फिर आपको पता ही है बिल्कुल उल्टा वाइस वर्सा चीज़ें होती हैं। तो लंबे समय का नज़रिया रखिए, आपकी जो फाइनेंशियल एस्पिरेशंस हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए धीरे धीरे आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स और स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी कंपनीज में एक्यूमुलेशन जारी रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कल का वीडियो भी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ पर 10 स्टॉक्स मैंने और बताए हैं, वो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, तो ज़बरदस्त लीडिंग स्टॉक्स हैं, तो इनको भी आप ज़रूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।